वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं, मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से जिक्र करेंगे। और मैं साकिब भाई आपसे जानना चाहूँगा, मखसूस नशिस्तों के मामले पर हमने देखा कि एक मरतबा फिर 4 दिन की ताख़ीर जो है वो सामने आ रही है। इस केस को ये भी एक तासुर मौजूद है कि तूल दिया जा रहा है। जैसे अभी उमर दराज ने बात की कि मुख्तलिफ केसेस का हवाला देकर के उसमें जो है उसको बढ़ाया जा रहा है, टाइम गेन किया जा रहा है। इस केस के हवाले से भी आपको लगता है या इसमें सूरत हाल मुख्तलिफ है? नहीं, तूल तो मैं नहीं समझता, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बड़ा गैर मामूली केस है। इस केस को किसी हेस्ट में, जल्दी में, तेज़ी में जो है वो किसी ऐसा फैसला ना आ जाए कि जिसकी वजाहतें जो है लंबे अरसे तक सुप्रीम कोर्ट करती रहे। इसको जो है वो जिस तरह ये चल रहा है, पहले उन्होंने 24-25 जो है वो जून का टाइम दिया था। बेहतर हुआ कि उसके बाद 2 समातें हुई हैं, अब बंडे को होनी है। तो बेहतर है कि तमाम जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उनको देखा जाए और देखकर उस पर सैर असल गुफ्तगू करके उस पर जो क्वेश्चंस हैं इलेक्शन कमीशन से उनके जवाब लेके उसके बाद इसको जो है वो डिसाइड किया जाए, और इसमें ख़ास तौर पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सुनकर फैसला किया जाए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 78 नशिस्तें हैं मखसूस, इस किस्म का मामला कभी हुआ ही नहीं है आज तक। मतलब हम भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आज तक होता ये है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की एक नशिस्त दूसरे को चली गई, दूसरी की इधर इसको आ गई, तो उस पर एक लीगल बैटल चल रही होती थी हाई कोर्टों में। मुख्तलिफ जो केसेस के फलां की जो बनती थी एक और फलां की 2 बनती थी। ये 78 नशिस्तों का पहली दफ़ा केस आया है, तो इसलिए एक बहुत ही गैर मामूली केस है। फिर इस केस का जो फेट डिसाइड होना है, इसके बड़े गहरे असरात हैं कि अगर ये जब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ये नशिस्तें चली जाती हैं तो वो तो 2/3 मेजॉरिटी, देन आईनी तरमीम और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, सिस्टम तब्दील हो सकता है पूरा। इसलिए इसको जो है वो इन डेप्थ देखना जो है वो ज़रूरी है। अगर बात की जाए इस केस के आज की जो ख़ासतौर पर जो समात थी, उस समात में इलेक्शन कमीशन से बड़े ही इंपॉर्टेंट जो है वो सवालात हुए हैं और उनके जवाबात इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं दे सके। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उन सवालात के जवाबात नहीं है। और जो बेंच है वो बार बार पहले भी बेंच कहता रहा है, जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने ये बात की थी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार है, लेकिन हमारे सामने पीटीआई नहीं है, तो हम कैसे ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब पीटीआई ने कल जो है वो एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि हमें फ्रीक बनाएं। आज बताया भी सलमान अकरम राजा ने, अब मंडे को उम्मीद है कि वो जो उनकी फ्रीक बनने की दरख्वास्त है वो साथ लगी होगी। फिर एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, जो 3-4 जो पॉइंट्स आए हैं इसमें, नंबर 1 तो ये कि 2 फरवरी का फैसला इलेक्शन कमीशन ने कैसे किया कि जो पीटीआई के लोग थे उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, कि उन्होंने कहा कि आपके पास इख्तियार क्या था। एक सिंपल सी बात है जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी की कि पार्टी और उम्मीदवार उन्होंने आपस में यह तय करना है कि ये इस बंदे को टिकट देना है या नहीं देना, मतलब ये आज़ाद होगा या किसी के उस पर लड़ेगा। उन्होंने कहा आपके पास क्या इख्तियार था कि फॉर एग्जांपल जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने कहा कि 6 लोग हैं, इन 6 लोगों ने ये कहा है कि पार्टी सर्टिफिकेट दिए हुए हैं पीटीआई के, तो इनको आपने कैसे आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। तो इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। 2 फरवरी का फैसला किस हैसियत में आपने जो मिस इंटरप्रेट किया, गलत तशरीह की, जस्टिस अतर मिनल्ला के उस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन के वकील के पास नहीं था, बल्कि उन्होंने वो बेजिद हो गए। मैं तो हैरान हूं, वो बजिद हो गए इस बात पे कि हमने ठीक तशरीह की है और यहाँ पे नजरसानी जो है वो पेंडिंग है। और वहाँ पे जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है, पिछली समातों में वो 2 पॉइंट्स पे वो बात कर चुके हैं कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार अगर पीटीआई में शामिल हो जाते, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते, तो फिर तो मामला ही रिजॉल्व था। नंबर 2, वो कहते हैं कि ये जो बल्ले का निशान है, तो बल्ले का निशान जो अगर इनको बतौर पार्टी नहीं मिला था तो ये सारे आज़ाद जो है वो उसमें कहते इलेक्शन कमीशन को कि बल्ले का निशान हमें दें। अब दोनों पॉइंट्स पे इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है और एक तरफ उनको पार्टी मान, मतलब दूसरे लफ्जों में पीटीआई को डिसमेंटल किया इलेक्शन कमीशन ने, तो उसका कोई जवाब नहीं। फिर जो कन्फ्यूजन की बात बार बार वो कर रहे हैं कि वो जो नजरियाती है वो चीज़ें हैं, उसमें जो जस्टिस आयशा मलिक ने जो सवाल उठाया कि 22 दिसंबर का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि जिसमें उसने कहा है कि इनको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि वो मामला तो उसी वक्त उसी दिन जो है वो शुरू हो गया। तो इसलिए एक जो आखिरी पॉइंट है मेरा कि इस केस को जहां पे चीफ जस्टिस भी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील की भी यही ख्वाहिश है
कि इस केस को उस दायरे के अंदर रखा जाए, दायरे के अंदर नहीं रखा जा सकता। ये सिविल कोर्ट नहीं है, ना ही हाई कोर्ट है कि आर्टिकल 199 में आपके महदूद इख्तियारात हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी फुल कोर्ट बैठी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) और 187 में इख्तियारात मौजूद हैं। इस मामले के जो सर्कमस्टांसेस, हालात, चीजें, वो जब तक अगर आप नहीं खोलेंगे, नहीं देखेंगे, फिर 13 जनवरी के फैसले को आप कैसे जो है वो अलग कर सकते हैं? तमाम पहलुओं का जायजा ये इशू तब तक रिजॉल्व नहीं हो सकता। और बेंच बाकायदा तौर पर, बेंच के अक्सर जो मेंबरान हैं वो कह चुके हैं कि इस मामले को जो खोल के देखा जाए कि उस वक्त के सर्कमस्टांसेस, हालात क्या थे, इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है उस पर बहरहाल सवालिया निशान जो है वो आया है, सवालिया निशान मौजूद है और इसका जाहिर है फिर इंपैक्ट भी उतना ही बड़ा होगा। अच्छा, इस पे मैं कमर मेकर आपसे जानना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया जाता है पीटीआई की शिनाख्त के हवाले से, उसको खत्म करने के हवाले से, उसका कोई वो जवाब पेश नहीं कर सके। तो जब वो जवाब पेश नहीं करते, आपको ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दलाल दिए जा रहे हैं, जिस तरह से डिफेंस किया जा रहा है, वो खासा कमजोर है? बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेसिकली मैं इसका क्रेडिट जो है ना वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ज़रूर देना चाहूँगा। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से दलाइल दिए हैं वो पूरी कौम ने देखे हैं, टीवी के ऊपर बैठ के वो सब लोगों ने ना खुद देखा है। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हमें नज़र आए बार बार इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू करते हुए, ये बड़ी हैरानकुन चीज़ थी। और इस पर हमें ये नज़र आता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने जब अदालत के अंदर ख़ास तौर पर बल्ले के निशान का जैसे ही जिक्र आता, जैसे ही इलेक्शन कमीशन की तशरीह का मामला सामने आता, हालांकि पिछली समात पर पिछले शो में हमने इसका जिक्र भी किया था कि जब कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने तशरीह गलत किया है, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कहते हैं कि अगर किसी और ने गलत तशरीह की है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि उनके सामने बैठे हुए इलेक्शन कमीशन से उनको ये सवाल करना चाहिए था कि हमने कहाँ बल्ले के फैसले में लिखा है कि आप इनसे सिंबल छीन लें, और अगर आप सिंबल ले भी रहे हैं इसके तनाजुर में, तो ये कहाँ लिखा है कि ये लोग पीटीआई के कैंडिडेट नहीं रहे। बेसिकली मेरे ख्याल में, जैसे कि साकिब बशीर साहब ने अभी कहा और पिछले शो पर भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया था, 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस का जब तक इख्तियार सुप्रीम कोर्ट और फुल कोर्ट बैठी हुई इस्तेमाल नहीं करती और इलेक्शन कमीशन की आज़ाद डिक्लेयर करने की उस गलती को रेक्टिफाई नहीं करती, मेरे ख्याल में ये मामला मजीद उलझता चला जाएगा। और जितना इसके ऊपर डिस्कशन होगी, जितना इसके ऊपर, और मुझे ये भी लगता है कि जो पिछली समात थी ना, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया था। पूरी समात का अहवाल जो है ना, वो एक किस्म के सरप्राइज मिला था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा था कि आप जो साहबजादा हामिद रजा साहब हैं उनका कागजात नामजदगी लेकर आइएगा, देखते हैं कि उन्होंने अपनी जो पार्टी एफिलिएशन है उसमें क्या लिखा है। एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि उसमें जाहिर है उस वक्त तमाम लोग तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे और सब ने तहरीक इंसाफ का नाम लिखा था। उस वक्त आपको भी पता है इमरान खान ने भी कहा था कि जो हमारे साथ अलायंस करना चाहता है वो पीटीआई के टिकट पे लड़ेगा, और जो पीटीआई के टिकट पे नहीं लड़ेगा उसके साथ हमारा अलायंस नहीं होगा। तो ये समझा जा रहा था उस वक्त। हल्का अहबाब सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत बड़ा ये समझ रहा था कि जब कागजात नामजदगी आएंगे उसमें लिखा होगा कि इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो फिर कहेंगे कि आपने तो सुन्नी इत्तेहाद छोड़ के तहरीक इंसाफ में आए, और फिर तहरीक इंसाफ छोड़ के आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन कैसे बन गए। इस सवाल की मुकम्मल तैयारी थी, ज़हन साजी हो चुकी थी वहां पर। लेकिन जब कागजात नामजदगी में देखा गया, वहां पर लिखा था पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ अलायंस विद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तो उसके बाद यकसर हालात तब्दील हो गए और पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट सवालात, वो जो दलाइल थे, फिर वक्त भी देना पड़ा, एक दिन की जो रुखसत भी दी गई, और फिर अब आज भी उसी पर समाअत होती रही कि आप साबित करें कि कैसे इनका ताल्लुक इस जमात से नहीं है। लेकिन ये बात इलेक्शन कमीशन साबित नहीं कर पाया, और अब मजीद मेरे ख्याल में 2 दिन इसीलिए दिए गए हैं कि तैयारी की जाए, अक्सरियत बनाने की भी शायद अब तैयारी हो रही है। जी अच्छा, अक्सरियत बनाने की भी तैयारी हो गई। ये पॉइंट था जिसने केस का रुख मोड़ा कि उसमें पीटीआई के पास भी जो उनके जो आज़ाद कैंडिडेट्स उनके दलाइल जो है वो इस सतह पे आके किसी हद तक मजबूत हैं। लेकिन मैं सलमान आपसे जानना चाहता हूं कि हमने देखा कि हमारी अदालत उज़्मा में इंडिविजुअल्स के केसेस हैं, मुख्तलिफ सियासतदान आते हैं, उन पर इंडिविजुअल केसेस भी होते हैं, उनके अपने कंडक्ट के हवाले से भी होते हैं, या एक ओहदेदार हैं ओहदे के हवाले से भी होते हैं। यहाँ पे इदारा जो है वो जवाबदेह है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और सियासी जमातें जो हैं वो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं। पीटीआई जो है वो इसी सिलसिले में कोर्ट में है।
तो आप क्या समझते हैं कि रियासत के लिए ये केस कितना इंपॉर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट आप क्या देखेंगे? जाहिर है इसको मुख्तलिफ पहलू से जायजा लिया जा रहा है, उसको डीपली भी देखा जा रहा है, इसकी सेंसिटिविटी के बारे से आप क्या समझते हैं? सेंसिटिव तो बहुत है, जिस तरह अभी पैनल के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि ये 78 सीट्स की बात है और ये अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दी जाती हैं तो जाहिर है आपका 2/3 मेजॉरिटी का जो पूरा का पूरा बैलेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट तरफ चला जाएगा और कानून साजी के अंदर ये एक और बहुत बड़ा सेटबैक होगा फॉर ऑल द पॉलिटिकल सर्कल्स एंड अदर पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो। अब जो ये आप इसकी बात कर रहे थे कि ये डिले टैक्टिक्स हैं और 4-1 दिन की जो है इसको दोबारा डिले कर दिया गया है। मैंने तो आपसे पहले भी जिक्र किया था कि अगर इसको कोई 4 हफ्ते या कोई 4 महीने जो है वो अगर ये केस खिंच गया तो मुझे शक है कि पीछे पीटीआई भी होगी या नहीं होगी। और भाई अंदर पीछे पार्टी के अंदर इंतशार पड़ा हुआ है, लोग उधर इस्तीफे दे रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा लीडर क्या कर रहा है, लीडर को समझ नहीं आ रहा उसके वकील क्या कर रहे हैं। तो एक पूरा का पूरा सर्कस बना हुआ है ना, और ये हमने नहीं बनाया हुआ, ये उनका अपना खुद करदा है। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और जो आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये हमने नहीं अपॉइंट किए थे, ये पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने खुद अपॉइंट किए थे। तो अब फिर किस चीज का रोना रोते हैं? पहले नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यही वो जो मैं कहता हूँ ना कि लैक ऑफ विजडम, लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्यूमेन, ये हमेशा आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर और उनके रवैये के अंदर जो है ना वो वाजे नजर आएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अब वो इलेक्शन कमीशन के जो लॉयर्स हैं वो जवाब दें कि उन्होंने इसकी गलत इंटरप्रिटेशन क्यों की। सुप्रीम कोर्ट कहती है हमने कुछ और कहा हुआ है। अब ये वकील हैं, आप खेलते रहें इसके साथ, जितना इसके अंदर से जो आपने निकालना है वो निकाल लें। अवाम बैठी हुई तमाशा देख रही है, अवाम के मसाइल के ऊपर बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। रोटी कपड़ा मकान उसी तरह पेंडिंग है, पेट्रोल का कुछ पता नहीं, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का कुछ पता नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कुछ पता नहीं। पहले बैठ के अब ये जो इन्होंने खुद पॉलिटिकल सुसाइड की है पीटीआई, अब पूरी कौम बैठ के पहले इसका फैसला करेगी। वो जो उतावलेपन में खान साहब ने निकाह कर लिया, पहले पूरी कौम बैठ के उसका फैसला करेगी। यार ये हम कब तक इन हमाकतों का जो खान साहब जो है वो करते रहे, उनका खिमाजा देते रहेंगे? मैं उमर साहब से जो है ना इस बात के ऊपर इनको जरा करेक्ट करना चाहता हूँ। हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि बेहुदा केस, बेहुदा केस, बेहुदा केस। और जिस बंदे ने बेहुदा हरकत की थी है ओदे होते केस बने हैं, इस वजह से वो बेहुदा केस है। उन साहब को कहते हैं कि वो ये बेहुदा हरकतें ना किया करें तो उनके ऊपर ये बेहुदा केस नहीं बनेंगे। उन्होंने नहीं बात कराना, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ सवाल पूछे उन्होंने गालियां कढो। ये एक अजीब किस्म का मामला है। फिर वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है वो आप में थका देता है। तो भाई वो तहरीक इंसाफ का दावा इन्हीं लोगों का था, वो आप ही के लीडर का था। तो जब वो हुकूमत थी तो करना था इस इंसाफ के निजाम को बेहतर। इसका जवाब भी उमर भाई से ले लेते हैं। सलमान, बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सलमान, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। उमर दराज साहब से इसका जवाब भी ले लेते हैं और इसी के साथ साथ हम ये भी जिक्र के हम कार्रवाई में देख रहे हैं आज जिस तरह सिलेक्शन कमीशन के वकील ने जस्टिस आयशा मलिक के साथ जिस अंदाज में गुफ्तगू की और तल्ख अंदाज में बात की गई है, आप उस पर भी चीफ जस्टिस की जानिब से कोई जो है वो रिएक्शन तो सामने नहीं आया, लेकिन वो खामोश रहे और फिर उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ने का भी कहा। तो एक तो ये कंडक्ट के हवाले से भी कहा जा रहा है कि आप नहीं समझते कि चीफ जस्टिस को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए था? वैसे ये जाहिर है कोर्ट की अपनी सवाबदीद है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो इंटरप्रिटेशन वाला मामला है इसको भी चीफ जस्टिस जो हैं वो डिफेंड करते हैं या फिर खामोशी से आगे बढ़ जाते हैं और नजर सानी की दरख्वास्त भी है। आप समझते हैं कि उसको भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए जो दरख्वास्त नजर सानी की मौजूद है? एतजाज आखिरी समात के ऊपर भी जब समात खत्म हो रही थी तो जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे वजह से कोई किसी ने बुरा महसूस किया तो वो मादरत करने लगे। तो काजी साहब ने कह दिया था कि आपने ऐसी कोई बात नहीं की और आपने की भी है तो मैंने सुना नहीं है। आज एक हैरानकुन लम्हा वो आया जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने काजी साहब को बाकायदा मुखातिब किया। ये ऑन दी रिकॉर्ड है, आप वीडियो निकाल के देख सकते हैं कि जब उन पे ताबड़तोड़ सवाल जजेस कर रहे थे तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ये कह के मुखातिब किया और काजी साहब ने फिर उनकी बात सुनी और फिर उन्होंने ये कहा कि जी ये मेरा तरीकाकार तो ऐसा ना होता, मैं तो जरा काउंसिल को सुनता। यानी वो जजेस को ये कह रहे थे कि आप जरा सवालात ना करें, मैं होता तो मैं वकील साहब को सुनता। हालांकि मेरे ख्याल से यही अगर हम वापस जाएं और हम इंतखाबी निशान छीनने वाला केस देखें तो शायद सबसे ज्यादा सवालात भी काजी साहब के थे और सबसे ज्यादा उनको ग्रिल भी काजी साहब ने किया था। देखिए जिस तरह से साकिब साहब कह रहे थे ना कि कोई ऐसा फैसला ना आ जाए जिसपे माजी के अंदर हमें वो वजाहतें देनी पड़े। पिछली समात में अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि आज हम माजी की चीजें कर रहे हैं, उन पे पछतावे का इजहार करते हैं। अब हम ऐसा ना करें कि कल को हमारे बाद जो लोग हैं वो इसके ऊपर वजाहतें देते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को
रिलीफ नहीं देना या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिलीफ नहीं देना, बुनियादी तौर पे तरीके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये करना है कि 13 जनवरी को टेक्निकली अमली तौर पे मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात का जो कत्ल हुआ, जिसकी तमाम तर सहूलतकारी इलेक्शन कमीशन ने इस सूरत में की कि उनको इलेक्शन से आउट करके जो जजेस आज बार बार बोल रहे थे, देखना यह है कि उसको क्या कॉम्पनसेट किया जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस भी काजी फायज ईसा साहब के बल्ला छीनने वाले फैसले के ऊपर इनडायरेक्टली मोहर लगाते हैं कि वही फैसला था। क्योंकि देखिए, आप माने या ना माने, काजी साहब बसत एहतराम, उनको बुरा लगे या ना लगे, इस पूरे बहरान की वजह वही फैसला है जो बल्ला छीना गया। अब उसकी बुनियाद के ऊपर देखें, आज बड़े कोई मुश्किल सवाल नहीं थे, उनसे सवाल ये था कि जो आपने ये 81 कागजात नामजदगी लेके आए हैं, इनमें से बाकी सबको छोड़ देते हैं। आप उन 6 लोगों का बताएं जिनके साथ जो पार्टी सर्टिफिकेट है, जो डिक्लेरेशन है, वो लगा हुआ है, और आपने क्या उनको कैसे आजाद डिक्लेयर किया। और फिर ये सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कैसे कर लिया। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो मंसूर अली शाह साहब ने उनको कहा था, डीजी लाओ ने कहा कि मैं रिकॉर्ड चेक करके बताता हूं कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने ये जो लॉजिक क्रिएट की है, ये लॉजिक किस बुनियाद पे की है। जो आगे हम उसको लिंक करेंगे अतर मिनल्ला साहब के उस पॉइंट के साथ कि क्या हम ये देखेंगे कि बड़े लेवल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिस इंटरप्रेट किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती। काजी साहब ने पिछले समात पे कहा था कि अगर कोई गलत तशरीह करता है तो हम क्या कर सकते हैं। आज उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि अगर कोई गलत तशरीह करता है तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हुजूर, ये सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ करने वाली बात है। कल को हर कोई अपनी मर्जी के वजात करेगा, अपनी मर्जी का रंग देगा जिसको सूट करेगा, तो क्या हर बार आप यही कहेंगे कि इसमें हमारा क्या कसूर है? फिर तो यूं कहना चाहिए ना, जो इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी का कोई फैसला दिया होगा तो तहरीक इंसाफ ने मर्जी से इंटरप्रेट कर लिया, फिर उनसे बल्ले का निशान छीनना चाहिए था। आप समझते हैं कि इसको भी वंस फॉर ऑल इसको भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए, और जो बार बार ये बात आ रही है इसको भी एड्रेस करना चाहिए इसी केसेस में, जो इस वक्त मखसूस रिश्तों का केस चल रहा है। इसमें मजीद भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो हमारी अमरीकी अवान नुमाइंदगान में करारदाद पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के हवाले से, उसके रिएक्शन में आज हमारी असम्बली में भी बात हुई, उसके खिलाफ भी करारदाद का ऐलान किया गया है कि अमेरिका ने हमारे जो अंदरूनी मामलात है उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।